जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त में। आज ये सभी एक बार जुड़ जाइए। और हमारी जो लास्ट टाइम पे सीरीज चल रही थी भैया, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, लेक्चर 24 चल रहा था भैया इसमें हमारा, और यूनिट 4 चल रही थी भैया। तो टॉपिक आज जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था वो चल रहा था टॉपिक एलिमेंट्री पार्टिकल पार्ट 2। ठीक है भैया, जल्दी से जुड़ जाओ एक बार सभी, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी। और हिंदी में इसे बोलते हैं भैया, इसे हिंदी में बोलते हैं मूलकन। तो लास्ट टाइम पे मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है भैया। और वैसे टोटल लेक्चर की बात करूँ तो 24 है। जय श्री राधे कृष्ण भाई सभी को। और सभी को गुड इवनिंग भैया। और सभी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है भैया। एक बार जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या तो ना। आज एक और टेबल के बारे में बातचीत करते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपको एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाइड कर सकते हैं स्पिन और मास के आधार पर 4 पार्ट में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको ऑप्शन में 4 नहीं मिलता। यानी कि वे क्या करते हैं, फोटोन को वे अलग ग्रुप में नहीं मानते। वे क्या करते हैं, कभी कभार ऑप्शन में 3 दे देते हैं कि स्पिन और मास के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइडेड करा गया। तो आप पहले देखेंगे कि भैया उसमें 4 का ऑप्शन है या नहीं है। अगर 4 का ऑप्शन दे रखा तो 4 पर टिक करोगे, अदरवाइज आपको 4 का ऑप्शन नहीं दे रखा, 3 का ऑप्शन दे रखा, तो आप 3 टिक करोगे। वैसे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी 4 को देनी है। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से। ठीक है भैया। तो आज इसकी दूसरी टेबल ही मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया। ठीक है भैया। आज इसकी दूसरी टेबल ही मैं आपको बताने जा रहा हूं और दूसरी टेबल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे भैया। ठीक है। मैं आपको लास्ट टाइम पे बता के आया था भैया, हमारे लैपटॉप्स मतलब सारे क्लासिफिकेशन हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। एक बार जल्दी जुड़ जाओ फिर आगे चलते हैं, और मेरे साथ आप सभी एक टेबल बना लो, फिर आगे चलते हैं अच्छे से। ठीक है भैया। तो टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल की दूसरी टेबल है भैया यो। आप यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल जर्नल नेम, पार्टिकल जर्नल नेम। पार्टिकल जर्नल नेम। ठीक है भैया। और दूसरा है पार्टिकल नेम, पार्टिकल नेम। एक तो जर्नल नेम होता है, एक पार्टिकल नेम होता है, एक होता है साइन। किस साइन के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। ठीक है भैया। किस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है। एक इनका रेस्ट मास के बारे में बातचीत करता है भैया। रेस्ट मास कितना होगा, एक टेबल एक लाइन इसकी बना देंगे भैया। और एक बात करेगा आपसे स्पिन के बारे में। ठीक है भैया, स्पिन के बारे में एक आपसे पूछ सकता है मीन एज कितनी है, मीन एज कितनी है सेकंड में। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे भैया। तभी एक तभी मेरे साथ टेबल बनाते रहो। और जल्दी जल्दी जिस किसी बच्चे ने टेबल के बारे में पहले कभी पढ़ चुके हो तो वे मुझे इसके बारे में बताते रहियो भैया। साथ साथ कमेंट करके बताते रहियो क्या रहने वाला है। अगर मैं आपसे कह लगूं, सबसे पहले मैं आपसे कह लेता हूं भैया, फोटोन। पहला पार्टिकल ले लेते हैं फोटोन। भाई पार्टिकल का जर्नल नेम क्या है, फोटोन। ठीक है। और आप पार्टिकल को नॉर्मली नॉर्मली किस में रखोगे, आप पार्टिकल का नाम भी फोटोन ही है। जल्दी से बताओ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहोगे गामा से। गामा से। अच्छा एक बात बताओ, आपको कभी रेस्ट मास का केस अगर देखना हो तो इसका रेस्ट मास विराम द्रव्यमान होगा भैया 0। स्पिन कैसी होती है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भैया फोटोन की स्पिन कैसी होती है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे भैया फोटोन की स्पिन कितनी होती है। जल्दी से बताओ भैया फोटोन की स्पिन कितनी होती है कमेंट करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया फोटोन की स्पिन होती है 1।
और मीन एज कैसी होती है इसकी, तो ये स्टेबल माने जाते हैं। मीन एज की कोई बात नहीं होती, बिल्कुल स्टेबल, आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते। तो पहला तो ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया भैया, ये ग्रुप फर्स्ट था और ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेप्टोन्स की, लेप्टोन्स की, ठीक है भैया। लेप्टोन्स की एक टेबल, ये टेबल पहले हम बना चुके, पर इसमें एक बार और बता देंगे। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यू न्यूट्रिनो, ठीक है भैया। इनका रेस्ट मास दोनों का कैसा रहता है, 0 होता है भैया। कैसा होता है, 0 होता है। स्पिन जल्दी से बताओ कितनी रहेगी, किसी की भी देख लो, 1/2 रहेगी। ये वाला भी आपका स्टेबल होता है और निचले वाला भी कैसा होता है, स्टेबल होता है भैया, ठीक है भैया। लेप्टॉन्स में और जो आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, ई से, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेस्ट मास इसका होता है 0.511004, ठीक है भाई। आप एक बार ही देख लोगे, स्पिन होगी इसकी 1/2। ये आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, 1/2। और कैसे होते हैं ये, स्टेबल होते हैं भैया। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब लेप्टॉन में एक चीज और आती है, म्यून्स, ठीक है भैया, म्यून्स होते हैं। और म्यून्स हमारे म्यू पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है। और इसे हम कह देंगे, इसका रेस्ट मास 105.659 के आसपास में होता है। और इसकी स्पिन भी कैसी होती है, 1/2। और इनका यानी कि ये स्टेबल नहीं होते, ये होते हैं केवल इतनी सेकंड के लिए रुक पाते हैं, 1.994 × 10⁻⁶ कुछ ये होंगे। तो आप सभी एक बात तो अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि लेप्टॉन, सभी लेप्टॉनों की स्पिन कितनी होती है, बताओ। ऑल लेप्टॉन की स्पिन कितनी होगी, ऑल लेप्टॉन की स्पिन कितनी होगी भैया, सभी लेप्टॉन की स्पिन कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पे मिसोन्स, 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 मिसोन्स के अंदर पायोन्स आते हैं, पायोन्स आते हैं। और पायोन्स भी कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, पाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेते हैं एक साथ। और इसका रेस्ट मास 139.576 और इसका स्पिन होता है 0, ठीक है भैया। और इसकी मीन एज कितनी होती है, 2.602 × 10⁻⁸ इतनी होती है भैया। अब आते हैं हमारे एक पायोन्स में ही पाई न्यूट्रल भी होता है। क्या होता है भैया, पाई न्यूट्रल। और पाई न्यूट्रल का होता है 134.972 और इसकी स्पिन होगी 0। और इसका रहेगा 0.84 × 10⁻⁻16। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्वेश्चन किस प्रकार से इसका बनेगा, ठीक है भैया। अब इसमें आते हैं हमारे कायोन्स, कौन से आते हैं भैया, कायोन्स। कायोन्स कौन कौन से, के न्यूट्रल होगा, और कौन सा होगा हमारे पास, के पॉजिटिव, ठीक है, के पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार जल्दी से देखो, एक बार यहां तक का नोट करो सभी। ठीक है भैया, कायोन्स में एक न्यूट्रल होता है, ऊपर हमने देख लिया था भैया। एक एक काम करो, कायोन्स में एक पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख देना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो काई न्यूट्रल वाले का रहेगा 497.76। तो काई न्यूट्रल इनकी इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, ऊपर वालों की ज्यादा पूछी जाती है। तो के पॉजिटिव नेगेटिव का 493.82। तो भैया किसी की भी स्पिन के बारे में आप बातचीत करोगे, 0 रहेगी सभी की, ठीक है भैया। 0 रहेगी। और ज्यादातर चाहे इन दोनों का आप अगर देख कर चलोगे तो 8.62
मल्टीप्लाई 10⁻⁻ के 11 के आसपास में। ठीक है भैया, कुछ ये रह होगी हमारी। ठीक है भैया, एक होता है हमारा इसमें ईटा, ईटा, तो ईटा भी न्यूट्रल होता है ये, तो इसका रेस्ट मास 548.8। रेस्ट मास से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है भैया, और इनका आज तक मीन एज के बारे में कोई अता पता नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, एक बार यहां तक का सभी नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। इनके चलो एंटी पार्टिकल भी अगर मैं लिखवाना चाहूँ भैया आपको, इनके एंटी पार्टिकल भी लिखवाना चाहूँ तो एंटी पार्टिकल भी देख लियो एक बार। एंटी पार्टिकल के लिए कहाँ पे लिखूं? चलो एंटी पार्टिकल इधर ले लेता हूँ, एंटी पार्टिकल भी ले लो भैया एक साथ। एंटी पार्टिकल भी महत्वपूर्ण है, फिर बार बार टेबल ना बनाने पड़ने की हमें। ठीक है भैया, एंटी पार्टिकल भी ले लो एक साथ, एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण, तो आपसे इनका प्रतिकण भी पूछा जाएगा। ठीक है भैया, तो प्रतिकण के लिए वो लिख लो। सबसे पहला हमारा फोटोन का, फोटोन का एंटी पार्टिकल फोटोन ही होता है। ठीक है भैया, अब आ जाओ न्यूट्रिनो का। ठीक है, न्यूट्रिनो में कौन कौन से होंगे? न्यू ई, तो इसमें होगा न्यू ई बार, इसका एंटी पार्टिकल। ठीक है भैया, और म्यू न्यूट्रिनो का रहा होगा न्यू म्यू बार। ठीक है भैया, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन का क्या रहा होगा? इंपोर्टेंट है भैया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या रहा होगा जल्दी कमेंट करके बताओ। पॉजिट्रॉन, क्या रहा होगा? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये इंपोर्टेंट है भैया। मिसोन्स का एंटी पार्टिकल क्या होता है भैया हमारा? म्यू मिसोन्स का, म्यू मिसोन्स का एंटी पार्टिकल अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो आपको पॉजिटिव देगा। ऐसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि म्यू नेगेटिव वाले का क्या रहा होगा? म्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले का क्या रहा होगा? म्यू नेगेटिव। ठीक है भैया, ऐसा है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब देख लो पायोन्स में, पायोन्स में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पायोन्स में अगर पाई पॉजिटिव वाले का क्या होगा एंटी पार्टिकल? पाई नेगेटिव। ठीक है भैया, पाई नेगेटिव। और पाई न्यूट्रल वाले का कितना होगा? पाई न्यूट्रल वाले का होगा पाई न्यूट्रल ही। ठीक है भैया, पाई न्यूट्रल ही। ठीक है, और यहाँ पे भी चलो मैं लिख देता हूँ, के पॉजिटिव वाले का होता है, के पॉजिटिव का होगा के नेगेटिव, एंटी पार्टिकल की बात हो रही है। और के न्यूट्रल का रहेगा के न्यूट्रल बार, के न्यूट्रल बार। ठीक है भैया, और ईटा नोट का होगा, ईटा नोट का रहेगा ईटा नोट ही। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए अब तक। जल्दी से बताओ, सभी ने नोट कर लिया अच्छे से? ये सभी एंटी पार्टिकल भी आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट करने के बाद आगे चलेंगे। तो अभी चौथे नंबर वाले अगले पेज पे बना देता हूँ भैया, ये तीन ही आ पाए यहाँ पे, अगले पेज पे बनाता हूँ। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन समझ लो कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोन की स्पिन कितनी होती है? 1। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। ठीक है भैया, लैप्टोन की, सभी लैप्टोन की स्पिन कैसे रहेगी? 1/2। सभी मिसोन्स की स्पिन कैसे रहेगी? 0। ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाता है ये वाला कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ई पॉजिटिव पॉजिट्रॉन होता है भैया। ठीक है, ज्यादातर और कहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जहां जहां से मैंने आपको बताया वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला सबसे लास्ट वाला बेरियोन्स रह गया। क्या आप सभी ने यहाँ तक का नोट कर लिया? अगर सभी ने यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं। चौथे वाले नंबर का बेरियोन्स और रह गया हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इधरली साइड में बेरियोन्स को ही लिख लूँ ऐसी, चौथे नंबर का कौन सा है? बेरियोन्स।
चौथे नंबर का बेरियंस हो गया इधर तो। ठीक है, अब बेरियंस में देखना कौन कौन सी चीजें आएंगी। बेरियंस में आएंगे हमारे न्यूक्लियन। कौन कौन से आएंगे? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। और जल्दी से बताओ न्यूक्लियन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके। एक तो प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक कैसा होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है भैया। ये इसे हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ पे आपकी एंटी पार्टिकल की बात करने लगूँ तो पी का एंटी पार्टिकल हमेशा क्या रहा होगा? पी बार रहा होगा, याद रखियो। पी का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पी का पी बार होता है। ठीक है भैया। एन का क्या रहा होगा? एन बार रहा होगा। ठीक है, एंटी पार्टिकल की बात हो रही है। स्पिन कितनी रहेगी आपसे महत्वपूर्ण है, स्पिन होती है इनकी 1/2। इनकी कितनी रहेगी? 1/2। ठीक है भैया, 1/2। और इनका सबसे महत्वपूर्ण आपसे रेस्ट मास भी पूछा था, दोनों का महत्वपूर्ण है भैया। अगर प्रोटॉन की बात करने लगा तो 1836 रहेगा रेस्ट मास, ये इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रॉन का रेस्ट मास की बात करने लगा तो 1839 है, 1839 है भैया। ठीक है। और अगर मैं आपसे कह लगूं कि प्रोटॉन कैसा है? स्टेबल है, लेकिन एक तरीके से न्यूट्रॉन खत्म हो सकता है। न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है? खत्म हो सकता है। कितना होता है? 930 सेकंड के आसपास में रहता है। 930 सेकंड के बाद खत्म हो जाएगा अपने आप ही। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? अभी ये बेरियंस के ही चल रहे हैं भैया। और क्या होता है बेरियंस के अंदर? एक बार ध्यान से समझ लो। एक एक होता है लैम्बडा, लैम्बडा हाइप्रोन, लैम्बडा हाइप्रोन्स। ठीक है भैया। अब लैम्बडा हाइप्रोन्स में लैम्बडा न्यूट्रल मिलेगा, और लैम्बडा न्यूट्रल का एंटी पार्टिकल हमेशा आपको मिलेगा लैम्बडा न्यूट्रल बार। ठीक है भैया। और इसकी स्पिन कितनी रहेगी? 1/2। ठीक है भैया, इससे दोनों से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका एग्जाम में। ठीक है भैया। और इसकी जो लैम्बडा नोट इसकी स्पिन होगी 1/2, तो इसका जो रेस्ट मास होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है भैया। तो 2.5, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं तो इस वजह से इनके ये खत्म हो जाते हैं इतने टाइम के बाद। ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा हाइप्रोन, यानी कि सिग्मा प्लस। और इनका एंटी पार्टिकल आपको मिलेगा सिग्मा प्लस का, क्या मिलेगा? सिग्मा प्लस बार। ठीक है भैया, सिग्मा प्लस बार। और इनकी स्पिन 1/2। और सिग्मा हाइप्रोन का जो रेस्ट मास होगा 2328। ठीक है भैया। और 8 × 10⁻⁻11 इसकी उम्र रही होगी। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं न्यूट्रल सिग्मा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सिग्मा हाइप्रोन, सिग्मा हाइप्रोन। ठीक है भैया, इस सब करते हैं रिप्रेजेंट सिग्मा बार से, सिग्मा नोट बार। ठीक है, इसका एंटी पार्टिकल चलो इसके सामने लिख देता हूं मैं, जिससे कि आपको एंटी पार्टिकल का पता रहा। मतलब सिग्मा नोट का पे बार। और इसकी कैसी रहेगी स्पिन? 1/2। और इसका रेस्ट मास 2332। ठीक है भैया। और 10⁻⁻14 से कैसे रहेंगे? छोटे छोटे रहेंगे इनके। ठीक है भाई। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा हाइप्रोन, सिग्मा हाइप्रोन। ठीक है भैया, सिग्मा नेगेटिव इस तरीके से। और सिग्मा नेगेटिव पे भी न्यूट्रल बार। ठीक है भैया। और इसकी 1/2। और इसकी रहेगी 3241। और 1.5 इतने टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा भैया। नीचे के बहुत कम इंपोर्टेंट है, बस आपसे ही पूछा जा सकता है बेरियंस की स्पिन कितनी होती है सभी की। अभी तक 1/2 दिखाई दे रही होगी, 1/2। आप देख लो फिर नेगेटिव, नेगेटिव जाई हाइप्रोन, जाई हाइप्रोन। तो ये हमारी होगी इस तरीके से नेगेटिव को। और एंटी पार्टिकल इसका क्या बनेगा? देखो ध्यान से, इसका नेगेटिव वाले का एंटी पार्टिकल बनेगा भैया बार। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्पिन कितनी रहेगी? 1/2।
और 2571 इनका रेस्ट मास, और कितने टाइम के बाद खत्म हो जाओगे, 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 के बाद। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार यहाँ तक का। और जल्दी से बताओ, आप सभी तैयार भी करते रहिए साथ साथ इन्हें। ठीक है भैया, अब आ जाता है हमारा, अब आ जाता है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल काई हाइप्रोन। तो न्यूट्रल काई हाइप्रोन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ पर नेगेटिव। इसका एंटी पार्टिकल क्या बनेगा, चलो एंटी पार्टिकल भी इसके स्टेटमेंट के साथ ही बता दें, तो बार में मिलेगा भैया। ठीक है, और इसकी कैसी रहेगी स्पिन, 1/2, और उसका रेस्ट मास 2583। ठीक है, और ये 3 × 10⁻⁻10 सेकंड के बाद खत्म हो जाएगा बनने के बाद। अब आता है नेगेटिव, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, नेगेटिव ओमेगा हाइप्रोन। अरे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन है, क्या आप सभी कोई सा रीजन बता सकते हो कि नेगेटिव ओमेगा हाइप्रोन क्यों है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम बार से, नेगेटिव से ओम नेगेटिव का क्या रहा होगा एंटी पार्टिकल, ओम नेगेटिव बार, इस प्रकार से रहा होगा। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बेरियंस की स्पिन 1/2 रहती है, लेकिन इकलौते इसी की स्पिन कितनी रहती है, 3/2। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बताया। और इसका रेस्ट मास 3290, और इसकी कितनी एज रहोगे, 3 × 10⁻⁻10। तो ये सभी हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल थे, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया भैया। तो ये सभी हो गए। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसा आएंगे, आपने नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो भैया एक बार सभी। जल्दी से आप सभी एक बार नोट लिख दो, अगर यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो सभी ने। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखना किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, इन क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन के मिलेंगे भैया। स्पिन ऑफ, पहले वाला क्वेश्चन है स्पिन ऑफ लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स की स्पिन। कमेंट करते रहियो, उसमें जरूर ये भी लिखते रहियो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन सेकंड, स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ फोटोन। आंसर बताते रहो सभी साथ साथ। और क्वेश्चन थर्ड है स्पिन ऑफ मिसोन्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ नेगेटिव हाइप्रोन्स, ओमेगा हाइप्रोन्स। जल्दी कमेंट करके बताओ आंसर क्या रहने वाला है इनका। ठीक है, और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जल्दी कमेंट करके बताओ भैया आंसर इनके सभी के, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। देखता हूँ कितने बच्चों के आंसर आते हैं, याद करके कॉपी में देखना नहीं, ऐसे ही सोचना है। ठीक है भैया, ऐसे ही सोचना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, चलो आंसर देखते हैं क्या रहने वाला है इनका आंसर। और एक टेक्निक भी देख लो, स्पिन ऑफ लेप्टॉन्स,
जल्दी से बताओ, स्पिन ऑफ लेप्टॉन्स का सबने क्या आंसर बताया जल्दी। स्पिन ऑफ लेप्टॉन्स, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया, 1/2। स्पिन ऑफ फोटोन 1, मेसोन्स की 0। ठीक है भैया, इसकी कितनी राय होगी, 3/2। और इसकी क्या राय होगी, 1/2। क्या 5 के 5 सभी के ठीक है? जिसके 5 के 5 ठीक हो एक बार कमेंट कर दो। जिसके 5 के 5 ठीक है वो कमेंट कर दो भैया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब एकदम। सभी के ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको। अगर एलिमेंट्री पार्टिकलों को बाय द वे वो इस उसके स्टैटिक्स के आधार पर पूछ ले वह कि क्लासिफिकेशन 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 ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल बेस ऑन स्टैटिक्स, बेस ऑन स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकलों को कितने पार्ट में डिवाइडेड कराएगा, तो वे सारी सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया। ठीक है भाई। चलो अच्छा, मैं इससे पहले आपको ये वाला सिस्टम समझाने से पहले आपको कुछ नोट पॉइंट बता देना चाहता हूँ। आपको कुछ नोट पॉइंट बता देना चाहता हूँ, कुछ नोट पॉइंट के बारे में। कुछ हमारे नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करियो। अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह लगा हूँ, अभी तक आपने दो तरीके की चीजें देखी है। दो तरीके की चीजें देखी है। एक तो हमारी देखी होगी आपने, किसी की 1/2 स्पिन आ रही है। देखो नोट पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछने लगा कि इंट्रीगल स्पिन कौन सी होती है, इंट्रीगल इंट्रीगल स्पिन। ठीक है भैया, इंट्रीगल स्पिन कौन सी होती है। तो इंट्रीगल स्पिन का मतलब, जब भी मैं आपसे कहूं फुल इंट्रीगल स्पिन कह रहा हो, फुल इंट्रीगल स्पिन, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है 0 की, वो बात कर रहा है 1 की, वो बात कर रहा है 2 की, या वो किसी भी नंबर की बात कर रहा है जो फुल है अपने आप में। ठीक है भैया, पहला नोट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वो आपसे कहे कि हाफ इंट्रीगल स्पिन, हाफ इंट्रीगल हाफ इंट्रीगल स्पिन की बात करने लगा, तो वो आपसे कह रहा है 1/2 की, 3/2 की, और 5/2 की, और 7/2 की, मतलब इस तरीके से कह रहा है वो आपसे। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कुछ और पॉइंट बताना चाहूँ, देखो भाई, जो बोसोन्स होते हैं, जो बोसोन्स होते हैं, नाम क्या बताया मैंने, बोसोन। क्या बताया भैया, बोसोन जो होते हैं, वे वे ओबे करते हैं हमेशा, वे ओबे करते हैं हमेशा फुल इंट्रीगल स्पिन को, फुल इंट्रीगल स्पिन को। ठीक है, और फुल इंट्रीगल स्पिन का मतलब आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से, कि वो 0 यानी कि फुल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बात कर रहा है। तो जो ये जो बोसोन्स होते थे, वे कौन सी स्टेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपको बताना है बीई स्टेटिक्स को। कौन सी स्टेटिक्स को, बीई स्टेटिक्स को। और बी स्टेटिक्स का मतलब है फुल फॉर्म बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन स्टेटिक्स। ये मैं आपको फर्स्ट बुक में पढ़ाऊंगा, ये आपको फर्स्ट बुक में पढ़ाऊंगा भैया, बहुत अच्छे तरीके से। सर लास्ट के दो पार्टिकल के एंटी पार्टिकल नहीं है क्या टेबल में, लास्ट के दो पार्टिकल के क्या मैंने लिखवाया नहीं है, जल्दी बताओ, क्या मैंने लिखवाया नहीं है। कौन से वाले की बात कर रहे हो, एक बार देखते हैं। किसकी बात कर रहे हो, लास्ट वाले दो की।
लिखा तो रखा है, ठीक है भैया, लिखा तो रखा है, ये रे ना एंटी एंटी पार्टिकल, ये रे लिखा रखे लास्ट के दो के, ठीक है, सभी के एंटी पार्टिकल लिखवा दिए। क्लियर है भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कह लगूं कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, अच्छा एक और बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स यानी कि बीई स्टैटिक्स, ये नोट पॉइंट है, बीई स्टैटिक्स, बी स्टैटिक्स की जो प्रायोरिटी होती है, पैराइटी होती है, पैराइटी होती है, जातीयता होती है, वो कैसी होती है भैया, इवन होती है, कैसी होती है, इवन, यानी कि सम होती है। भैया सम होने का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन लेकर चले एक्स वाई जेड का, और आपका फंक्शन पहले भी प्लस का था, और इन्हें अंदर चेंज करने के बाद इनका ऑर्डर माइनस एक्स, वो सॉरी कोऑर्डिनेशन, तो अभी भी फंक्शन कैसा बना हुआ है, प्लस का ही बना हुआ है। तो बोस आइंस्टीन में ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि पहला भी स्टेट इसी पहला प्लस का था और अभी भी कैसा बना हुआ है, साइन प्लस का। तो इसका मतलब है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स पैराइटी की इवन को शो करती है, और जो इवन पैराइटी को शो करती है उसमें कैसा साइमेट्रिकल भी शो होती है चीजें, कैसी शो होती है, साइमेट्रिकल, यानी कि सममितता का गुण भी होता है, किस में होता है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में। ठीक है भैया, आपको याद रखना है ये वाली बात। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, यहाँ तक का नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। और बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, फिर आगे चलेंगे भैया हम, जल्दी से बताओ। एक बार नोट कर लिया हो तो जल्दी बताओ यहाँ तक का सभी ने, फिर आगे चलते हैं भैया। नोटेड कर लिया, ठीक है, सभी नोटेड लिख दो भैया एक बार। सर आपने क्रम बदल दिया है एंटी पार्टिकल का, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो गए, बहुत बढ़िया, गजब एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वो सुना है तुमने बचपन में, जब एक बच्चा ऐसा होता था, एक बच्चा ऐसा होता था कि अगर दो का पाड़ा सुनना है, दो के बाद तीन का पाड़ा सुनते थे, तीन के बाद चार का सुनते थे, लेकिन असली बच्चा वो ट्रेंड होता था उस समय पे, जो कैसा है, जो कटवा पाड़ा याद रखता था, कि एक बार उसने बता दिया 10 का पूछा 10 का बता दिया, दो का पूछा दो का, तो भैया कहीं भी आ जावे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए हमें, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कह लगूं, अब आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स को। एक हमारे होते हैं कुछ, एक नोट पॉइंट और लिख लो, एक होते हैं हमारे फर्मियोन्स, एक होते हैं हमारे फर्मियोन्स, क्या बोलते हैं ना, फर्मियोन्स, फर्मियोन होते हैं, ठीक है भैया। और ये जो फर्मियोन्स होते हैं, ये कौन सी कौन सी मतलब किसे शो करते हैं, ये एक तरीके से ओबे करते हैं, ओबे करते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन को, हाफ इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल स्पिन को। अब हाफ इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, यानी कि जिसकी भी स्पिन इस प्रकार से रैक रखी हुई सभी फर्मियोन्स में आंक रहेंगे। अभी मैं आपको इनके एग्जांपल भी बताऊंगा। और भैया ये फर्मियोन जो है, जो जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, वो कटवा भी पूछ सकता है, वे उनकी कैसे रहेगा, वे कौन सी स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, तो एफ डी स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, एफ डी स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। अब भैया एफ डी स्टैटिक्स का मतलब क्या है, तो आप कहोगे फर्मी डिराक, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ठीक है भैया, क्या कहोगे, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि फर्मियोन्स में, कि भैया फर्मियोन्स में अगर पैराइटी की बात होवे तो कैसे लेके चलेंगे भैया, इवन पैराइटी लेके चलेंगे, वो सॉरी
ओड पैराइटी लेके चलेंगे। जाते तक ऐसी होगी, विषम होगी। जाते तक ऐसी होगी भैया, विषम होगी। अब विषम होने का क्या मतलब है कि भैया फंक्शन लेके चले प्लस का, एक्स वाई जेड, और जैसे ये चेंज करे मैंने इनका कोऑर्डिनेशन, माइनस एक्स से करा, माइनस वाई से, माइनस जेड से, तो हमारा फंक्शन भी कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो ऐसे केस की पैराइटी को हम क्या बोलते हैं, ओड पैराइटी बोलते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा के आ गया। यहाँ तो साइन कैसा है, प्लस का, और यहाँ पे कैसा है, माइनस का है। ठीक है भैया। और एक चीज और समझ लो कि फर्मियोन्स में अनसाइमेट्रिकल सिस्टम मिलता है। अनसाइमेट्रिकल सिस्टम मिलता है। अनसाइमेट्रिकल का मतलब असममितता का गुण मिलेगा, क्योंकि आप आधा आधा को कहाँ पे किस में डिवाइड करोगे, तो आप 1 को 0 को इनको सब कर सकते थे, यानी कि असममितता का गुण मिलेगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है साइमेट्री। जल्दी से बताओ, आप सभी ने यहाँ तक का नोट कर लिया? तो आप अच्छे तरीके से बता, चलो एक एग्जाम्पल के वे में देख बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है भैया, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ये तो हमारा बोस आइंस्टीन के हो गए। चलो एक कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, ये सारी बातें नोट कर लिया आपने, तो कुछ और एग्जाम्पल, एक नोट पॉइंट लिख दो, एक नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट ही चल रहे, ये वाला नोट पॉइंट बताना आपको सभी को। चलो एक बात बताओ, जितने भी फोटोन बताओ भैया, फोटोन की स्पिन कैसी होती है? एक एग्जाम्पल के वे में बता रहा हूं मैं आपको सभी को। फोटोन की स्पिन कितनी होती है, जल्दी से बताओ, फोटोन की स्पिन कितनी होती है? आप कहोगे फोटोन की स्पिन एक है। फोटोन की स्पिन कितनी है, एक है। एक कैसी स्पिन है? आप कहोगे फुल इंट्रीगल स्पिन है, फुल इंट्रीगल स्पिन है। तो आप फोटोन को किस में रखना चाहोगे, किस स्टेटिक्स में रखना चाहोगे, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, आप फोटोन को किस में रखना चाहोगे, बोस आइंस्टीन में या फर्मी डिराक में? एफडी में रखोगे या बीई में रखोगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके। एफडी में रखोगे या बीई में रखोगे, जल्दी कमेंट करके बताओ भैया। जल्दी बताओ भैया कमेंट करके। बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कहोगे फुल इंट्रीगल स्पिन है, तो फोटोन को किस श्रेणी में रखा जाएगा, बोस आइंस्टीन में। या आप ऐसा कह सकते हो, बोसोन्स किस ग्रुप में आते हैं भैया, किस में आते हैं, बोसोन्स में आते हैं। फोटोन किस ग्रुप में आते हैं, बोसोन्स ग्रुप में। और कौन सी स्टेटिक्स को फॉलो करते हैं, बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स को फॉलो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ, बताने की कोशिश करियो भैया, कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ, बताने की कोशिश करियो भैया किस में आएंगे। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, और प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके, जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके, कितनी होती है स्पिन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की स्पिन कितनी होगी? कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं भैया, कुछ बच्चों ने बताया 1/2, किसी की भी देख लो, आप कहोगे 1/2। तो आप इन्हें कहाँ पे रखना चाहोगे, जल्दी से बताओ, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, 1/2 कैसी वो होगी? आप क्या होगे, ये होगी हाफ इंट्रीगल स्पिन, हाफ इंट्रीगल, हाफ इंट्रीगल स्पिन। ठीक है भैया, हाफ इंट्रीगल स्पिन होगी। अच्छा भैया, हाफ इंट्रीगल स्पिन होगी, तो इसका मतलब है आप इन्हें फर्मियोन्स कह सकते हो। किस ग्रुप में रखेंगे इन्हें, फर्मियोन्स में। और कौन सी स्टेटिक्स फॉलो करेंगे, आप कहोगे फर्मी एफडी स्टेटिक्स फॉलो करेंगे, यानी कि फर्मी डिराक स्टेटिक्स फॉलो करेंगे। ठीक है भैया। चलो एक एग्जाम्पल और रख, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाइप्रोन्स बताओ भैया, हाइप्रोन्स की स्पिन कैसी होती है, हाइप्रोन्स की स्पिन कैसी होती है, हाइप्रोन की स्पिन कैसी होती है, जल्दी बताओ कमेंट करके। हाइप्रोन की स्पिन कुछ की तो 1/2 रहेगी, लेकिन ओमेगा नेगेटिव की कितनी होती है, 3/2। लेकिन आप देख रहे होगे, चाहे 1/2 हो चाहे माइनस, ये कैसी हो, 3/2 है तो कैसी,
हाफ इंटीग्रल स्पिनिंग कैसी है भैया? हाफ इंटीग्रल स्पिनिंग। जब हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी तो आप इसे किस में रखना चाहोगे? आप इसे रखना चाहोगे फर्मियोन्स में। किस में रखना चाहोगे? फर्मियोन्स में। और किस स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे ये? एफडी स्टैटिक्स को। किस स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे? एफडी स्टैटिक्स को। जल्दी से बताओ भैया, ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, आपको ये वाली बातें समझ में आ गई अच्छे से? फिर आगे चलते हैं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? यानी कि अब हम बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा चलो, मिसोन्स की भी बता दो भैया। आप मिसोन्स, मिसोन्स की स्पिन बताओ जल्दी से। मिसोन्स की स्पिन बताओ कमेंट करके। जल्दी बताओ भैया, मिसोन्स की स्पिन कितनी होगी? जल्दी बताओ, मिसोन की स्पिन कितनी होगी? बिल्कुल सही बताया भैया, 0 होगी। और 0 कैसी है? फुल इंटीग्रल स्पिन है। फुल इंटीग्रल स्पिन है। और फुल इंटीग्रल स्पिन को आप किस में रखना चाहते हो? आप कहोगे बोसोन्स में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये किसे फॉलो करते हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अब ये समझ गए किसे फर्मियोन्स में रखना है और किसे बोसोन्स में रखना है। ठीक है भैया, जल्दी से थंब करके बताओ, यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर होगी? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बोस आइंस्टीन, मतलब किसी भी स्टैटिक्स के आधार पर। अब करते हैं भैया क्लासिफिकेशन, कि एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे किस आधार पर? पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे किस आधार पर भैया? स्टैटिक्स के आधार पर। स्टैटिक्स के आधार पर। तो जल्दी से बताओ, एलिमेंट्री पार्टिकल स्टैटिक्स के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइडेड होंगे? तो आप क्या होगे, एक तो होंगे हमारे बोसोन्स में, और एक होंगे हमारे किसमें भैया? एक होंगे हमारे फर्मियोन्स में। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, जल्दी से ये बता दो कि भैया बोसोन्स में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, किन किन की इंटीग्रल स्पिन होती थी? जल्दी से बताओ, किन किन की इंटीग्रल स्पिन होती थी? एक तो होती थी हमारी फोटोन की, बोसोन में एक तो आता था फोटोन। और एक 0 भी होती थी भैया, किसकी होती थी? आप क्या होगे, मिसोन्स की होती थी। किसकी होगी भैया? मिसोन्स की। एक कौन सी की होती थी भैया? मिसोन्स की। जल्दी बताओ, अगर आप क्या होगे, फर्मियोन्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो फर्मियोन्स में एक तो आएंगे हमारे लैप्टॉन्स। किसमें आएंगे? एक तो आएंगे हमारे लैप्टॉन्स, क्योंकि इसकी स्पिन 1/2 होती थी। और एक आएंगे हमारे बेरियोन्स। क्या होंगे भैया? बेरियोन्स। क्या होंगे भैया? हमारे बेरियोन्स। ठीक है, इसके आगे अब आप कर सकते हो क्या? जल्दी बताओ। अब आप अच्छे तरीके से कर सकते हो ना क्लासिफिकेशन भैया? आप अच्छे से बता दोगे लैप्टॉन में क्या आता है, बेरियोन्स में क्या आता है? बता दोगे या ना? जल्दी बताओ, बता दोगे या ना? भाई मिसोन्स में आपके कौन कौन से आते हैं? मिसोन्स में आपके कौन कौन सी चीजें आते हैं? आप कहोगे पायोन्स आते हैं। पायोन्स आते हैं। और कौन से आते हैं? कायोन्स आते हैं। पायोन्स आते हैं, कायोन्स आते हैं। और ईटा, ईटा मिसोन्स भी आते हैं। ये सब आते हैं। लेकिन आगे आ जाओ, लैप्टॉन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आएंगी? लैप्टॉन के अंदर हमारी आओगी एक तो इलेक्ट्रॉन, एक क्या होगी हमारी, म्यूमिसोन। ठीक है भाई। और क्या चीजें आओगे? म्यू ई, म्यू ई। ठीक है भैया, एक हमारी आओगी म्यू, वो न्यू म्यू। ये चीजें आती थी। ठीक है भैया। और बेरियोन्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती थी? आप कहोगे बेरियोन्स, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म्स है भैया।
बेरियोन्स में हमारे न्यूक्लियॉन्स आते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था कि न्यूक्लियॉन किसके अंतर्गत आते हैं भैया, तो आपको बताना बेरियोन्स के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसका बेरियोन्स के अंदर हमारे कैसे आते हैं, हाइप्रोन्स आते हैं सारे। कौन से, हाइप्रोन्स। और हाइप्रोन्स में भी कौन से, सिग्मा, नोट और ये लैम्डा और सिग्मा, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब ये रहते हैं भैया, एक बार नोट कर लो। ठीक है भैया। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। फिर तो आगे मतलब चलते ही रहेंगे। या आप आगे लिख भी सकते हो डॉटेड करके, हाइप्रोन्स में आप लिख लोगे ना ऐसी ऐसी जो थे। जल्दी बताओ, ऐसे लिख लोगे ना, मुझे ये लिखवाने की जरूरत तो ना पड़े पायोन्स कौन से हुए हैं, मिसोन्स कौन से हुए हैं। तो बस मैंने तो ये आपको बता दिया, नॉर्मल फॉर्मेट बता दिया, आप अपने अनुसार बता दो कि फोटोन को किससे रिप्रेजेंट करा है, मिसोन्स को। ये तो मैंने आपको डिवाइडेशन बता दिया बस नॉर्मली। समझ में आ गई क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, आपको ये वाली सभी बातें समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत तो ना है, कर लोगे ना अपने आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब मैं आपको कुछ इंटरेक्शन बताता हूँ भैया, कुछ फंडामेंटल फोर्स बताता हूँ, फंडामेंटल फोर्स बताता हूँ। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ मूल बल, प्रकृति में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले मूल बल। ठीक है भैया, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूँ हमारी पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी पे चार प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं, या पूरे यूनिवर्स में चार प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। तो चार प्रकार के फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे मजबूत होता है, स्ट्रोंगेस्ट, या आप ऐसे कह लो, फिर इनकी स्पेशलिटी भी बताऊंगा मैं। पहले नंबर पे होता है हमारा स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भैया, तीसरे नंबर पे होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भैया, और चौथे नंबर पे होता है हमारा जो सबसे वीकेस्ट होता है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भैया, यानी कि हमारी प्रकृति में कितने फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, तो आपको आंसर बताना, चार फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। ठीक है भैया, यानी कि प्रबल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और ये होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, और होता है हमारा दुर्बल, दुर्बल नाभिकीय बल, एक होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये फोर्स पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूँ सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा है, तो मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट फोर्स, सबसे मजबूत होता है ये वाला, मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। और सबसे कमजोर कौन सा होता है, तो ये बताना, मोस्ट वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल ये होता है भैया, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
सबसे कमजोर, सबसे कमजोर और सबसे सबसे प्रबल, सबसे प्रबल। ठीक है भाई। यो इसका स्ट्रेंथ का घटता हुआ ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है यो। ठीक है भाई। यानी कि यहाँ पे सबसे तेज तेज होगा पहले नंबर का, फिर दूसरे उससे कम, सबसे कम कौन सा होगा, निचले वाला। तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है भैया यो। ठीक है भैया। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, और वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, वन बाय वन डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो सबसे पहले हम सबसे कमजोर वाले को लेकर चलते हैं, ग्रेविटेशनल को, फिर ऐसे लेते रहेंगे अल्टरनेट करके। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो ना है, सभी ने नोटेड कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर दो। सभी ने नोट कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे पहले सबसे पहले नंबर पे कौन से फोर्स को लेकर चलो, चलो ग्रेविटेशनल वाले को लेकर चलो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, कहीं आपका अट्रैक्शन लिखा हुआ वर्ड आवे तो इसे भी आप यूज कर सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। आपसे एग्जाम में इंटरेक्शन वर्ड भी दे देवे तो कोई दिक्कत समस्या ना है। तो पहला पॉइंट हो गया, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। कहाँ पे मिलता है, अगर मैं आपसे कह लगूं, दो मास होते हैं हमारे m1, ये वाले दो मास होते हैं m2, इनके बीच की डिस्टेंस होगी r। तो कहने का मतलब ये तो हमारा कौन सा लो था, तो F इजिकल टू था g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। कहने का मतलब है ये तो हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ था, तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से इसे हमें बता सकते हैं, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण के लॉ से वहां से ये जनरेट होता था। अगर मैं आपसे कहूं क्या कभी मास अट्रैक्शन के अलावा रेपल्सन शो कर सकते, तो आप कहोगे कभी नहीं। तो आप कहोगे ओनली अट्रैक्शन होता है इस वाले फोर्स में, ओनली अट्रैक्शन। आप कहोगे कभी भी रेपल्सन नहीं होता, नेवर रेपल्सन। ठीक है। तो आप कह दोगे ये आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल, केवल आकर्षण बल। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे इसकी अगली स्पेशलिटी बताऊं, तो भैया जिस किसी भी फॉर्मूले में ये आ जा एफ का एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसका मतलब है ये सेंट्रल फोर्स की कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। अच्छा, सेंट्रल फोर्स ना कह के आप इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना, इसे आप ऊपर लेकर जाओगे तो आप ऐसा नहीं लिख सकते इसे एफ प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। तो देखना इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, वर्ग नियम का, नियम का पालन करते हैं। कौन से फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भैया, जब तक आप जल्दी से नोट कर लो सभी। दूसरा, जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वे भैया कैसे होते हैं हमारे, वे होते हैं हमारे सभी सेंट्रल फोर्स। कैसे हैं ये सभी हमारे सेंट्रल फोर्स हैं, यानी कि केंद्रीय बल हैं। कैसे हैं भैया, केंद्रीय बल हैं। अच्छा भैया, अगर ये केंद्रीय बल हैं तो एक बात मुझे ये बता दो कि भैया ये कितने ऑर्डर तक काम करते होंगे। तो आप कहोगे वीक हमेशा वो होता है जो ज्यादा चीजों को लेकर चलता है, ठीक है, बहुत। तो ये ब्रह्मांड में मिलते हैं, तो इस वजह से ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत दूर तक के लिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। यानी कि आप कह सकते हो दीर्घ परासी बल,
बल है। एक बार यहाँ तक का नोट कर लो सभी, फिर इसकी और कंडीशन को देखते हैं एक बार। ठीक है भैया, नोट करते ही सभी थंब कर देना भैया एक बार। ठीक है भैया, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, इसकी कुछ और कंडीशन को देख लेते हैं भैया एक बार। ठीक है, इसकी कुछ और कंडीशन को देख लेते हैं भैया। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल भी होते हैं ये, कंजर्वेटिव फोर्स भी है ये, संरक्षी बल है भैया ये, संरक्षी बल भी है। संरक्षी बल का मतलब है जितना पहले लगाया था आप अपनी तरफ से डेवलप नहीं कर सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 8वां पॉइंट, फील्ड पार्टिकल कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करता है। फील्ड पार्टिकल का मतलब होता है क्षेत्रकण, जो इसका क्षेत्रकण होता है, जो एक तरीके से इसके दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन करता है, तो फील्ड पार्टिकल का नाम होता है ग्रेविटोन। क्या होता है नाम, जल्दी बताओ भैया। ग्रेविटोन, ग्रेविटोन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 9वां पॉइंट, फील्ड स्ट्रेंथ कौन बच्चा बताएगा। फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि क्षेत्र शक्ति कितनी होती है इसकी। अब ये क्षेत्र शक्ति से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा मैं आपको। 10⁻38 होती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 39 भी मिल सकता है, तो घबराइयो मत ना। ठीक है भैया, आसपास से मिलेगी कुछ इसके। एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, नोटेड कर लिया होगा सभी ने। तो ये सारी प्रॉपर्टी पहले वाले टाइप के उसके लिए हो। ठीक है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरे नंबर पे देखते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है भैया, तो पहला आपको ये कंसेप्ट मिला कहां से, पहला तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो भैया कूलॉम्स लॉ से इसका कंसेप्ट मिला, कूलॉम्स लॉ से इसका कंसेप्ट मिला। कैसे मिला, तो F इजिकल टू एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको ये वाली बात तो पक्की पता लग गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का संबंध किससे है, डिपेंड अपॉन चार्ज, डिपेंड अपॉन चार्ज, यानी कि आवेश पर निर्भर है, यानी कि आवेश पर निर्भरता है, आवेश पर क्या है, निर्भरता है। अब एक बात बताओ, जब आवेश पर निर्भरता, चार्ज पर डिपेंडेंसी, तो ये दोनों तरीके का, क्योंकि चार्ज भी दो तरीके का होता है, तो आप क्या होगे, मे बी रेपल्सिव एंड मे बी अट्रैक्टिव, यानी कि दोनों केस मिल सकते हैं इसके, यानी कि आकर्षण, आकर्षण, और एकमात्र यो ऐसा फोर्स है जो दोनों तरीके के उसमें अट्रैक्शन भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। ठीक है भैया, दोनों तरीके की चीजें होंगी इसमें, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये। नेक्स्ट पॉइंट भैया, इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि आप ऐसा कह सकते हो एफ प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। तो ये क्या कर रहा होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि व्युत्क्रम
वर्ग नियम का पालन करता है, वर्ग नियम का पालन होता है भैया इसमें। ठीक है भैया। और जब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है, इसका मतलब है ये सेंट्रल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स। यानी कि इसे आप केंद्रीय बल कह सकते हो। और भैया जो केंद्रीय बल होते हैं वे सभी कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये, यानी कि संरक्षी बल होते हैं। ठीक है भैया। अगर कोई आपसे कह लगा फील्ड पार्टिकल क्या होता है इसका, तो ये इंपोर्टेंट है भैया, फील्ड पार्टिकल इसका इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो फील्ड पार्टिकल क्या बताना? फोटोन होता है भैया इसका। क्या होता है? फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? इजकल टू एच न्यू। और फोटोन का रेस्ट मास कैसा होता है? रेस्ट मास कैसा होता है जल्दी से बताओ? रेस्ट मास कैसा होता है? जीरो। चार्ज कैसा होता है फोटोन पे? तो आप क्या होगे? चार्जलेस, जीरो होता है भैया। कैसा होता है? जीरो होता है। ठीक है भैया। अब देखते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, देख लेते हैं इसकी फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप क्या होगा? फील्ड स्ट्रेंथ होती है इसकी 10⁻²। ठीक है, अभी फील्ड स्ट्रेंथ का यूज करेंगे हम। ठीक है भैया। ये सभी बातें आप अच्छे तरीके से नोट कर लो और फीड कर लो अपने माइंड में। कोई किसी को दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। चलें भैया आगे। अब देख लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। सभी ने नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो भैया एक बार। ठीक है भैया। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं अपना। तीसरे नंबर पर देखते हैं कौन सा? वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसे बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल। अच्छा, ये फोर्स कहाँ पे मिलता है? तो ये एक रिएक्शन अभी लास्ट टाइम पे हम करके आए थे, कहाँ से डेवलप होता है तो आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव की रेडियो एक्टिविटी में एक रिएक्शन हुई थी जिसे हमने बोला था बीटा डीके, वहां से जनरेट होता है बीटा 6 से, बीटा 6 से जनरेट होता है वो। ठीक है भैया। और जो है, ठीक है भैया, रेडियो एक्टिविटी में बीटा डीके से जनरेट होता है। ठीक है भैया। ये काफी शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है, शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है। इसकी शॉर्ट रेंज कितनी होती है भैया? ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर तक की रेंज में काम करेगा, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज में ही काम करता है। ठीक है भैया। फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? जल्दी कमेंट करके बताओ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भैया इसकी। तो आपको बताना है 10⁻⁻13। ठीक है भैया। और फील्ड पार्टिकल क्या होता है इसका? तो फील्ड पार्टिकल के नाम पे आपको बताना बोसोन्स। क्या होता है? बोसोन्स। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे। और कोई अगर आपसे पूछने लगा तो भैया अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अभी मैं इसका फील्ड स्ट्रेंथ की यूज करूंगा मैं अभी। अभी आपको इनका यूजेबल बताऊंगा। जल्दी से अगर नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो सभी एक बार।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं, चौथे नंबर का फोर्स देखते हैं। चौथे नंबर का फोर्स है हमारा भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे बोलते हैं भैया प्रबल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा प्रबल होता है वो। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा प्रबल होता है। और ये इसका फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है भैया? फील्ड पार्टिकल के तौर पे इसमें देखा जाता है मिसोन्स। किसे देखा जाता है? मिसोन्स। इनके भी एक आध बार नाम भी चेंज होता है, कोई दिक्कत ना। और फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो इसकी सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जितनी प्लस में वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा एक रहेगी इसकी फील्ड स्ट्रेंथ। और ये आपको पता होगा भैया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं असरक्षी। ठीक है भैया। और कैसे होते हैं ये सेंट्रल फोर्स नहीं होते, केंद्रीय बल होते हैं। सेंट्रल फोर्स तो आपको कहना नहीं, नहीं। ठीक है। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं? तो आपको कहना नहीं, नहीं। ठीक है भैया, ठीक है भाई ये। और अच्छा, जनरेट कहाँ पे होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उन्हें आपस में बांधे रखने का काम करते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करने का काम करते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को क्या करते हैं? कंबाइन करने का, कंबाइन करने का। तो भैया एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर कैसे होती है? शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज होती है इन फोर्स की, शॉर्ट रेंज फोर्स। कितनी होती है शॉर्ट रेंज? 10⁻⁻⁵ मीटर की। ठीक है भैया, जल्दी से नोट कर लो भैया यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। और जल्दी से बताओ, यहाँ तक की कहानी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, यहाँ तक की कहानी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड चीजें थी भैया, जो आज हमने देखी अच्छे तरीके से। तो कुछ और एक टेबल और बनवाता हूँ इन इन फोर्स से रिलेटेड, और कुछ एक आधा काम और करवा दूं मैं। एक टेबल बना लो जल्दी से सभी। ये इधर इंटरेक्शन को शो कर रहा है, इंटरेक्शन ये यानी कि फोर्स की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है इधर। और इधर पार्टिकल अफेक्टेड, यानी कि इन फोर्स से कौन सा पार्टिकल इफेक्टेड होता है। ठीक है, रेंज क्या होते हैं इन फोर्स की ये बतानी है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और किन पार्टिकलों से ये एक्सचेंज हो सकते हैं, पार्टिकल एक्सचेंजेज, पार्टिकल एक्सचेंज। ठीक है भैया, ये वाली बात। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इनसे पार्टिकल कौन सा इफेक्ट होता है? हार्डोन्स। कौन सा इफेक्टेड होता है? हार्डोन्स। कितनी क्या रेंज आती है? लगभग भी 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज रहती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक बताइए। और पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं मिसोन्स को। किससे करते हैं? मिसोन्स को ही। ये वाला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये फील्ड पार्टिकल है, ये है वे फील्ड पार्टिकल। जो मैं फील्ड पार्टिकल की बात कर रहा था ना, इन्हें हम फील्ड पार्टिकल भी कहते हैं, फील्ड पार्टिकल। ठीक है भैया। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनसे कौन सा पार्टिकल इफेक्टेड होता है? तो जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वे सारे इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की डिपेंडेंसी होती है।
और इनफाइनाइट तक काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज होती है इनकी। और रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी बताई है मैंने आपको, 10⁻⁻2 बताई थी। और फील्ड पार्टिकल बताया था फोटोन्स, ठीक है भैया, फील्ड पार्टिकल फोटोन्स। एक होते हैं हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऐसा लिख देते हैं ना जिससे याद रहे। इससे हार्डोन्स, हार्डोन्स एंड लेप्टॉन्स इफेक्टेड होते हैं, ठीक है भैया। और 10⁻⁻17 मीटर तक की इनकी रेंज हो सकती है, ठीक है भैया। और ये 10⁻⁻13 तक इनकी फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने तो 10⁻⁻15 लिखवाया था, कोई दिक्कत समस्या ना है, ऑप्शन में कैसा भी मिल जावे। इफेक्टेड पार्टिकल कौन होता है, इंटरमीडिएट बोसोन, मैंने वहां पे आपका खाली बोसोन लिखवाया था, कोई दिक्कत समस्या ना है, ठीक है भैया। अब आते हैं हमारे ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल में सारे पार्टिकल इफेक्टेड होते हैं, हर चीज, और इनफाइनाइट तक होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। लगभग भी आपको 10⁻⁻14 या फिर 10⁻⁻38 तक के आसपास तक की रेंज मिल जाएगी इनकी, ठीक है भैया। और ग्रेविटोन इससे फील्ड पार्टिकल है इसका, ये नोट कर लो जल्दी से आप सभी, ठीक है भैया। जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आ गया? चलो एक एक पॉइंट ले लेते हैं कंपैरिजन करने का, ठीक है भैया, कंपैरिजन करने का। और एलिमेंट्री पार्टिकल पूर्ण रूप से फिनिश, जब क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट के, जब और देख लेंगे अच्छे से, अगर एक आधा क्वेश्चन बीच में आता है तो, ठीक है भैया। एलिमेंट्री पार्टिकल का कंसेप्ट पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर कल जो आपका चलेगा एक्सीलेटर एंड डिडक्टर, संसूचक तथा त्वरित्र, यहाँ तक का नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फील्ड, मैं कंपैरिजन करना बताता हूँ आपस में, फोर्स का, फोर्स का कंपैरिजन, फोर्स का कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछने लगूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली मजबूत है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर ग्रेविटेशनल, जल्दी से बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा मतलब मजबूत है, जल्दी से दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा मजबूत है भैया, ठीक है भैया, जल्दी से बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा मजबूत है, ठीक है भैया। इन दोनों में देखा जा रहा है अभी, इन दोनों में देखा जा रहा है कौन सा ज्यादा मजबूत है। आप कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये वाला ज्यादा मजबूत है, यानी कि मोर स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपसे पूछने लगूं कितना ज्यादा है, यानी कि इस वाले से, ग्रेविटेशनल वाले से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ऊपर लेना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और नीचे क्या लेना है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप कोई सी भी इनकी फील्ड स्ट्रेंथ लिख लो, फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक थी, ठीक है भैया। और ग्रेविटेशनल वाली में मैं 10⁻⁻14 लेकर चलता हूँ, ठीक है। आप -38 या 39 भी लेकर चल सकते हो। ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू आई 10⁻40 मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻40 गुना ज्यादा मजबूत है। समझ में आ गया कंसेप्ट, जल्दी बताओ समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। फिर एक और बताता हूँ एक टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ कंपैरिजन करना आ गया, जल्दी नोट कर लो यहाँ तक का, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो एक और देख लेते हैं, एक ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक की टक्कर करा देते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फोर्स है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा शक्तिशाली, आप कहोगे ये वाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पर मैं कह रहा हूँ कितना। तो कितना करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे लो, और नीचे क्या लोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो भैया फील्ड स्ट्रेंथ ले लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की फील्ड स्ट्रेंथ 1 थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फील्ड स्ट्रेंथ 10⁻⁻2 थी, ये जाएगा ऊपर। तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इससे कितने गुना शक्तिशाली है, तो आप कहोगे 100 गुना शक्तिशाली है, ये ऊपर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाओगी। तो 100 गुना शक्तिशाली है कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे किसका कैसा करना है, ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे किसका क्या करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल का कंसेप्ट हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ठीक है भैया। जल्दी बताओ भैया, क्या एलिमेंट्री पार्टिकल का कंसेप्ट सबको समझ में आया, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो भैया एक बार सभी थंब कर दो, ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट सभी को।